वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रॉयल्स एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य और हम आज से आपके लिए लेके आए हैं एडिटोरियल नोट्स का सेशन, जहां पे हम इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे और आप इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो इफ़ यू फाइंड इट इम्पॉर्टेंट। सो मैं हूँ आदित्य और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया यूएस टाइज़ के बारे में। 10 अगस्त को ये आर्टिकल हालांकि आया था, बट इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो कैसे रहा है और अभी उसका करंट स्टेटस क्या है। तो देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले यूएस इंडिया की इंडिपेंडेंस को काफ़ी सपोर्ट करता था, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1950s में एक ऐसा समय आया जब यूएस ने ये भी प्लान कर लिया था कि चाइना को वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप से चाइना को वो हटा देगा और इंडिया को उसके प्लेस पे रख देगा। बट ये प्रपोजल इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। आज तक इंडिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए स्ट्रगल कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से इस डिसीजन को आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है। 1953 में यूएस का एक परसेप्शन बन गया। परसेप्शन क्या, मैं इसे मिस परसेप्शन बोलूँगा। यूएस ने एक ऐसा परसेप्शन बना लिया कि इंडिया यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है। फिर कोल्ड वार का जब समय आया तो यूएसए के कहने पर भी इंडिया ने यूएसए को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि कोल्ड वॉर के समय इंडिया नॉन अलाइनमेंट की जो प्रॉपर्टी है, नॉन अलाइनमेंट का जो प्लान है उसकी तरफ इंक्लाइन था। कहने का ये मतलब है कि इंडिया ना ही यूएस की तरफ इंक्लाइन था और ना ही रशिया की तरफ। तो इसके बाद से, खासकर इस घटना के बाद से यूएसए के साथ जो इंडिया के रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए। यूएसए ने 1971 की वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया। फिर इसके बाद 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यूएसए ने इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। 2000 में हालांकि कुछ सुधार हुई, बिल क्लिंटन जब भारत आए, ठीक है, रिलेशन कुछ इम्प्रूव हुए कुछ हद तक। और इसका जो करंट स्टेटस है इस समय इंडिया और यूएसए का रिलेशंस का, वो आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो, एक अच्छे रास्ते पे है। हालांकि ये जो वर्ड है अभी, आप सभी ध्यान रखिए कि वर्ड कोई एक सिंगल पोलैरिटी के साथ नहीं चल रहा, कोई एक पावर इस पूरे वर्ड को नहीं चला रही है। आज के समय में मल्टीपोलर वर्ड है। किसी भी कंट्री को अगर इस वर्ड में ग्रोथ करनी है तो उसे लगभग हर एक दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बना के चलने पड़ेंगे। और यही वजह है कि इंडिया अपने रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे ही रखता है। एंड इंडिया और यूएस के रिलेशंस भी अच्छे रहे, खासकर ट्रम्प के आने के बाद। और मोदी और ट्रम्प, क्योंकि एक दूसरे को काफ़ी हद तक जैसे मीडिया के बयानों से माना जाए तो एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। कोझिकोड केरला में प्लेन क्रैश जो हुआ था उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात निकल करके आती है आप सभी के लिए। टेबल टॉप रनवे को इसका कारण माना जा रहा है, इस क्रैश का कारण टेबल टॉप रनवे को माना जा रहा है। तो यूपीएससी की नज़र से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेबल टॉप रनवे क्या है। तो आइए हम बात करते हैं टेबल टॉप रनवे क्या होता है। देखो, टेबल टॉप रनवे ना एक अपलैंड टाइप से एरिया में बना होता है। मतलब अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो एरिया है एक अपलैंड है। देखो, काफ़ी थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ है और ये काफ़ी छोटा होता है, नॉर्मल रनवे से काफ़ी छोटा होता है। तो प्लेन, अगर आप देखें, प्लेन जब इसमें लैंडिंग करती है, ठीक है, तो प्लेन अगर इसमें लैंडिंग करती है तो प्लेन के आने में ये पूरे चांसेस होते हैं कि लास्ट एंड तक पहुंचने के बाद प्लेन स्लिप कर जाए, ठीक है। और अगर ये स्लिप करती है तो ये जो वैलीज हैं, ठीक है, ये जो वैली है, ये जो नीचे का एरिया है, घाटी है, यहाँ पे प्लेन के गिरने की संभावना हो जाती है। तो ये है टेबल टॉप रनवे और इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं चाइना और वर्ल्ड, ठीक है। ये आज का आर्टिकल है, 11 अगस्त का ये आर्टिकल है द हिंदू का। और इसके बारे में, इस आर्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें मिलती हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, चाइना और वर्ल्ड का रिलेशन जो है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें से निकालते हैं। 1970s का समय, ठीक है,
चाइना ने क्या किया कि पैरासल आइलैंड जो हैं वियतनाम के, उन पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, 1990s में मिस्चीफ रीफ, मिस्चीफ रीफ जो है स्प्रैटली आइलैंड्स में, जो कि साउथ चाइना सी का एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे इसने कब्जा कर लिया, जिस पे हमेशा से फिलीपींस का अधिकार क्षेत्र माना जाता है, जो कि वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और 21st सेंचुरी में अगर हम देखें तो चाइना लगातार अपनी इसी हिस्टोरिकल टैक्टिक को अपना रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के एरियाज़ पे क्लेम करना, चाहे फिर वो इंडिया हो, चाहे फिर वो भूटान हो, चाहे फिर वो नेपाल हो। ठीक है, नेपाल में तो उन्होंने क्लेम नहीं किया, बल्कि पूरा विलेज कंट्रोल ही कर लिया। ठीक है, तो ये टैक्टिक्स चाइना की काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इसे इंटरनेशनली लोग क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, बट फिर भी चाइना के अगेंस्ट ओपनली कोई नहीं आ पा रहा। इसका क्या रीज़न है, इस आर्टिकल में बात की जाती है, और आइए हम वो देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक टाइज जो हैं कंट्रीज़ की, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री और स्ट्रेटजिक टाइज से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही हैं। कहने का ये मतलब है, जैसे आप देख लीजिए यूके को, ब्रिटेन को देख लीजिए। चाइना के बारे में सभी जानते हैं कि इस समय चाइना और जिनपिंग, इन दोनों, जो जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना है, इनकी जो मंशा है वो इंटरनेशनल सिनेरियो में फिट नहीं बैठती, वो विश्व के लिए सही नहीं है। फिर भी यूके ने कहा है कि हम चाइना के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में कोरोना से संबंधित एक बिल पास करवाया था, ठीक है, बिल को शुरुआत करने वाले यही थे कि इसकी जांच की जाए कि कोरोना कहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया। और इन्होंने भी अब ये बयान दिए हैं कि चाइना के साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करेंगे, चाइना के साथ ये अच्छे रिलेशंस पे ही काम करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, मैं बता दूं आपको, क्वाड ग्रुप का मेंबर है। क्वाड ग्रुप में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है एंड यूएस। ठीक है, तो इसे एंटी चाइना ग्रुप भी कहा जाता है, एंटी चाइना कोलिशन भी कहा जाता है, और इस क्वाड ग्रुप का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। और फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने चाइना से अपने अच्छे रिलेशंस बनाने की बात कही है। तो इन सारी चीज़ों से हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि चाइना ने जो अपने इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो इतने मजबूत कर रखे हैं दूसरे देशों के साथ कि दूसरे देश उसका खुल के विरोध नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान तो मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इंडिपेंडेंटली, अगर हम देखें तो चाइना से पूरा कंट्रोल होता है वो। आइए अब हम बात करते हैं कि इस सिनेरियो में इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया को ऐसे सिनेरियो में, जब चाइना के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, बॉर्डर पे फेस ऑफ की लगातार स्थिति बनी हुई है, तो इस स्थिति में इंडिया को अपने जो टाइज़ हैं छोटी छोटी कंट्रीज़ के साथ, जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इंडिया को उसमें सुधार करना चाहिए। नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं, नेपाल ने कुछ एरियाज़ पे अपना क्लेम किया है, ठीक है, काला पानी वगैरह पे, तो नेपाल के साथ हमें अपने रिलेशन सुधारने होंगे। श्रीलंका के साथ, इन सारे देशों के साथ हमें अपने रिलेशंस सुधारने होंगे, ताकि हम भी अपनी इकोनॉमिक टाइज को मजबूत कर सकें। देखिए, चाइना से लड़ना या चाइना के खिलाफ जाना कोई आसान काम नहीं है। इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हद तक उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर अपना क्षेत्राधिकार बनाया हुआ है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कई छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपने साथ में लाना होगा, और इंडिया राइट नाउ कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी को फॉलो भी कर रहा है। नेपाल के इतने गलत स्टेटमेंट्स के बावजूद, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने दिया, उनके गलत क्लेम के बावजूद, इंडिया ने ऑफिशियली कोई उन पे स्टेटमेंट नहीं दिया उनके खिलाफ कि हमारे रिलेशन ना बिगड़े। बांग्लादेश से हमारी स्थिति सही ही बन हुई है, और इंडिया इस पे सुधार की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका के साथ जो तमिल मुद्दे पर इंडिया के साथ तनातनी थी, उस पे भी इंडिया लगातार अच्छे काम कर रहा है उस रिलेशंस को सुधारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं आज 11 अगस्त के एडिटोरियल नोट्स में से। थैंक यू सो मच फ्रॉम द साइड ऑफ रॉयल्स एजुकेशन।